हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल स्ट्रीम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम जो हमारी एमपीजी की सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न टाइम में मध्य प्रदेश कैसा था, वहाँ पे किस तरीके के स्टेट्स इमर्ज हुए थे, स्टेट्स ने किसको सपोर्ट किया था, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवॉल्ट था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, समटाइम रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, म्यूटनी ऑफ 1857 बोलते हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा था, कौन ऐसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था इस रिवॉल्ट के दौरान, वो सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर दिस लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो म्यूटनी ऑफ 1857 थी और रोल ऑफ मध्य प्रदेश क्या था। जो 1857 का टाइम पीरियड था, उस समय ग्रेट इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था। ये फर्स्ट एजिटेशन था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो ऑल इंडिया कैरेक्टर का था। इसका इन्फ्लुएंस हम मेरठ से कोल्हापुर तक देखते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग इन्वॉल्व थे। ओनली आफ्टर अ मंथ ऑफ द रिवॉल्ट, मात्र एक महीना ही हुआ था इस रिवॉल्ट को स्टार्ट होने में, मेरठ और दिल्ली वाले एरिया में, और उसी समय हमको मध्य प्रदेश में भी इसका इन्फ्लुएंस देखने मिला, स्पेशली इन सागर नर्मदा टेरिटरी, और उसके अलावा ये जो नागपुर स्टेट था, वहाँ पे हमको इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और ये जो सागर नर्मदा टेरिटरी वाला रीजन था, वहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ब्रिटिशर्स को उसे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। अब हम एरिया वाइज डिस्कस करेंगे कि किस एरिया में किस तरीके की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी या कौन सी रिबेलियन एक्टिविटी हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीमच कैंटोनमेंट बोर्ड। हम देखते हैं कि जो नीमच कैंटोनमेंट वाला एरिया होता है, वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है ड्यूरिंग इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857-58। ये सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस माना जाता है इन मालवा रीजन। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखते हैं इन इनिशियल स्टेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो सिटी थी वो हेडक्वार्टर थी मालवा एजेंसी की, और सब डिवीज़न था ऑफ ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी इन 1895। ठीक है। तो उस समय नीमच जो कैंटोनमेंट बोर्ड था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती थी, और यहाँ पे रिवॉल्ट होने का एक अलग मैसेज गया। ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी जो कि नीमच कैंटोनमेंट एरिया में हुई थी। यहाँ की जो इन्फेंट्री और कैवलरी थी, इन्होंने एक साथ मिलकर रिवॉल्ट करी, और यहाँ का जो कैंटोनमेंट एरिया था वहाँ पे आग लगाती, और जो ब्रिटिशर्स के जो घर थे उनमें भी आग लगाती, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट स्टार्ट करी। ब्रिटिश कॉलोनी रूल जो था वो फेल हो गया इस रिबेलियन को कंट्रोल करने में, और जो यहाँ के जो सोल्जर्स थे वो नेटिव थे बंगाल ब्रिगेड के, और बाद में ये जो रिवॉल्ट थी वो मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गए। तो नीमच में हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट सेंटर होता है म्यूटनी का, रिबेलियस एक्टिविटीज़ का। यहाँ की जो इन्फेंट्री और कैवलरी होती है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देती है, आग लगा देती है। यहाँ के कैंटोनमेंट एरिया में जो ब्रिटिशर्स के हाउस रहते हैं उनको भी पुट ऑन फायर कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सोल्जर्स थे, जो आर्मी के लोग थे, वो बेसिकली नेटिव थे बंगाल ब्रिगेड के, और उसके बाद में इनकी ये जो रिवॉल्ट थी वो यहाँ से बढ़कर दिल्ली चली जाती है। अब हम देखेंगे ग्वालियर का। ग्वालियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है। तब हम 1857 की बात करते हैं। अभी भी इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सीज चलती है कि सिंधियाज़ ने उस समय 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट करने की जगह पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, और जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई डिफीट हो गई। हम देखते हैं कि ग्वालियर वाले रीजन में मोरार कैंटोनमेंट था। यहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो कम्युनिकेशन लाइन थी उसे कट कर दी थी जो ग्वालियर से जाती थी। इस कम्युनिकेशन लाइन को कट करने का मेन रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स का जो कांटेक्ट है अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको बाहर से मिल सकती है कि यहाँ से अटैक हो सकता है या यहाँ से, वो इन्फॉर्मेशन उनको ना मिल पाए, और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो ईज़िली ग्वालियर सिटी पे अटैक कर सके और उसे कैप्चर कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी और जो तात्या तोपे थे, उन्होंने ग्वालियर को घेर लिया था, बट क्योंकि सिंधियाज़ ने ब्रिटिशर्स को हेल्प प्रोवाइड करी थी, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को क्रश कर दिया था ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट।
जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो काफ़ी ब्रेवरी के साथ में ये बैटल उन्होंने लड़ी और आखिरी में वो इंजर्ड होकर उनकी डेथ हो गई नियर कल्पी। इम्पॉर्टेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ हुई थी, तो कल्पी में हुई थी। और इनकी डेथ कब हुई, जब ये कब किससे लड़ रही थी, किससे इनकी फाइट चल रही थी, जनरल यू से। इन्होंने ट्रैप कर लिया था लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो राजा गंगाधर राव की वाइफ थी। गंगाधर राव झांसी के किंग थे। इनकी डेथ हो चुकी थी 1853 में और इनके पीछे इनका एक एडॉप्टेड सन रह गया था, यंग एडॉप्टेड प्रिंस। ये माइनर थे तो इनकी जगह पे इनकी मदर रूल कर रही थी एज अ रेजेंट ऑफ द प्रिंस, जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी। बट ब्रिटिशर्स ने इनके रूल को रिकग्नाइज़ करने से मना कर दिया। जो गवर्नर ऑफ इंडिया थे उस समय डलहौजी, उन्होंने इनके रूल को रिकग्नाइज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके ये जो प्रिंस थे वो एडॉप्टेड थे और इनकी मदर इनकी रेजेंट थी, जिसके कारण जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने रिवॉल्ट रेस कर दी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और उनको इस रिवॉल्ट में हेल्प प्रोवाइड करी नाना साहेब और तात्या तोपे ने। वहीं पे सिंधिया हाउस ऑफ ग्वालियर और होलकर हाउस ऑफ इंदौर, इन दोनों ने सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स को, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई इस बैटल में, इस रिवॉल्ट में डिफीट हो गई। हम देखते हैं कि जब 1857 की रिवॉल्ट होती है, रानी ऑफ झांसी रिवॉल्ट करती है जून 1857 में। उसके बाद में ये बात आग की तरह फैल जाती है और जो सागर और दमोह वाला रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी सारी रिवॉल्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे नर्मदा के नॉर्थ वाले पार्ट में, वो सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सागर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस थी ड्यूरिंग दिस 1857 रिवॉल्ट। तो वहाँ पे ऐसी क्या एक्टिविटी हुई, यदि हम सागर गैजेटर की इंफॉर्मेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंगली 1 जुलाई से सागर में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। इस दिन क्या हुआ था, जो 3rd कैवलरी थी उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दी। यहाँ के एक सीनियर सूबेदार थे जिनका नाम था शेख रमदान ऑफ 42nd इन्फेंट्री। इन्होंने रिवॉल्ट का फ्लैग रेस किया और उसके बाद में जो 3rd कैवलरी थी उन्होंने इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लिया और इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे सोल्जर्स थे 31st आर्मी के जिन्होंने 42nd कंटिजेंट कैवलरी को ज्वाइन कर लिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। हम देखते हैं कि जो सागर का इम्पॉर्टेंट प्लेस है सदर बाज़ार, वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के घर थे, ये जिन लोगों ने रिबेलियन किया था उन्होंने उन घरों को लूट लिया था ऑफिसर्स के। और जो शेख रमदान थे, जो इम्पॉर्टेंट फिगर थे सागर में रिवॉल्ट का, उन्होंने एक लार्ज कैनन को कैप्चर कर लिया था और उसे प्लेस कर दिया था आर्टिलरी हिल में एंड प्लेस्ड इट इन क्वार्टर गार्ड ऑफ 42nd आर्मी। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, ये सारी एक्टिविटीज़ इनने अपने दम पर ही करी थी शेख रमदान ने। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फोर्ट ऑफ राहतगढ़ था उसको ऑक्यूपाई कर दिया था फजील मोहम्मद खान ने। घड़ा कोटा करके एक प्लेस थी, शाहगढ़ आर्मी ने कैप्चर कर ली थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो जागीरदार थे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने भी ज्वाइन करा था इस रिवॉल्ट को, तब किंग ऑफ बानपुर और शाहगढ़ ने इनसे अपील करी। सागर एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए, काफ़ी सारे रिबेल्स इमर्ज होकर आए इस रीजन में और इस रीजन में ब्रिटिशर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया इस रिवॉल्ट को कर्ब कर पाना। इसके अलावा हम देखते हैं कि दौलत सिंह एक लीडिंग रेवोल्यूशनरी बने थे सागर वाले रीजन में। शेख रमदान के अलावा राजा मर्दन सिंह ऑफ बानपुर, इन्होंने कैप्चर कर ली थी खुराई तहसील और वहाँ का पुलिस स्टेशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगस्त 1857 आते आते जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट होता है एक्सेप्ट सागर फोर्ट, वो रेवोल्यूशनरी कैप्चर कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड बाय रेवोल्यूशनरीज। इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और इन रेवोल्यूशनरीज़ के अगेंस्ट स्टेप लेते हैं इनको क्रश करने के लिए। और 24 जनवरी 1850 को सर यूरोज जो कि रिक्रूट होते हैं भोपाल में, वो 800 सोल्जर्स भेजते हैं सागर ये रिबेलियन एक्टिविटीज़ को क्रश करने के लिए। और हम देखते हैं फरवरी 1858 में
ये जो सागर था इसे ब्रिटिशर्स वापस कैप्चर कर लेते हैं और जो यहाँ पे रिबेलियन एक्टिविटीज़ होती है, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उन सब को क्रश कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म हो जाता है सागर वाला जो चैप्टर होता है रिबेलियस एक्टिविटी का, रिबेलियंस का और ब्रिटिशर्स का, वो फरवरी 1858 आते आते कंप्लीट हो जाता है। 1 जुलाई 1857 से लेकर फरवरी 1850 तक ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, ये रिबेलियस एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली सागर वाले रीजन में चलती रहती है। अब हम देखेंगे कि जबलपुर की क्या सिचुएशन थी इस समय। हम देखते हैं कि अगस्त 1857 में पर्टिकुलरली जो एंटायर एरिया रहता है नॉर्थ का, नॉर्थ ऑफ नर्मदा एक्सेप्ट जबलपुर और मंडला, वो फ्रीडम फोर्सेस के पोजीशन में आ जाता है। काफ़ी सारी फ्रीडम रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है, काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरीज़ यहाँ पे इमर्ज होकर आते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जबलपुर में जो राजा थे, जो कि रानी दुर्गावती की फैमिली से बिलोंग करते थे, गौंड राजा शंकर शाह, वो रिबेलियस एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब इसके बाद में हम देखते हैं मंडला। मंडला भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। यदि हम 1857 की बात करें तो यहाँ की जो रानी अवंतीबाई थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट याद होना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम एमपी पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वीन थी रामगढ़ की, रानी अवंतीबाई, एक स्मॉल स्टेट इन द मंडला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की क्वीन थी ये। बट इनको, इनका जो हीरोइक पार्ट रहता है इन फ्रीडम मूवमेंट, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। ये रानी दुर्गावती की तरह बैटल फील्ड में हीरोइक वे में इन्होंने फाइट करी अगेंस्ट ब्रिटिशर और बैटल फील्ड में ही इनकी डेथ हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं इंदौर और महू। हम देखते हैं कि इंदौर और महू वाले रीजन में भी 1 जुलाई से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और रिबेलियस एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1857 की रिवॉल्ट थी उसका जो फर्स्ट डे था, जो यहाँ पे ये जो सेंट्रल इंडिया की जो 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस 1 जुलाई से देखने के लिए हमको मिलता है। हम देखते हैं कि जो 1 जुलाई रहती है उस समय पे जो रेसिडेंसी कोठी जो रहती है इंदौर में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते हैं, वहाँ पे अटैक होता है बाय आर्टिलरी गन्स। रेसिडेंसी की प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिलरीज प्रोवाइड करी थी उसी का यूज़ करके जो रेसिडेंस कोठी थी उस पर अटैक कर दिया। वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने, ये जो गन्स थी, पहले ये जो सिटी का मेन गेट था वहाँ पे थी, वहाँ से इनको रात में शिफ्ट किया गया और फिर ये पॉइंट कर रही थी टूवर्ड रेसिडेंसी और इसी से रेसिडेंसी पे अटैक करना स्टार्ट करा। जो पहला शॉट था जो रेसिडेंसी पे फायर हुआ वो होलकर आर्मी मैन थे सदत खान, उन्होंने मारा था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कैनन्स का भी यूज़ किया था जिसका नाम था फतेह मंसूर, कैनन का नाम है ये। ओके, जो आज भी इंदौर का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद में देखते हैं कि जो रेसिडेंसी का एरिया होता है वो रिबेलियस एक्टिविटीज़ के अंडर आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी रिबेलियस एक्टिविटीज़ हमको कंटिन्यूसली देखने मिलती है। हम देखते हैं कि अराउंड 27 ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो रेसिडेंसी से भाग जाते हैं और वेरी सेम डे महू में भी रिबेलियन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक हॉट स्पॉट बन जाता है रिबेलियन एक्टिविटीज़ का और कंटिन्यूसली वहाँ पे फॉर अ मंथ रिबेलियन एक्टिविटीज़ चलती रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स फाइनली एंटर होते हैं इंदौर में और इन रिबेलियन एक्टिविटीज़ को क्रश करते हैं बाय दिसंबर 15, 1857। तो दिसंबर 15, 1857 आते आते यहाँ पे जो भी रिबेलियन एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो 24 सोल्जर्स थे इंदौर के वो मार्टियर हो गए थे ड्यूरिंग द अपराइजिंग इन इंदौर और फ्यू ऑफ देम वर सेंटेंस टू डेथ। सदत खान जो कि इम्पॉर्टेंट फिगर थे होलकर आर्मी का और जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा था इंदौर में जो रिबेलियन एक्टिविटी हुई थी, इनको सप्रेस किया था। ये पहले तो भाग चुके थे, बाद में 17 साल बाद ये 1874 में मिले थे और इसके बाद में इनको इंदौर में लाकर एग्जीक्यूट कर दिया था, एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग टू डेथ। इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी। बनियन ट्री से
इनको हैंग किया गया था, जो आज भी रेसिडेंसी के कंपाउंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं कि मंडलेश्वर वाला जो रीजन था वहाँ पे क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हम देखने मिलती है। यहाँ की जो सेंट्रल जेल थी उस पर रिबेलियंस ने अटैक कर दिया था और जो यहाँ पे कैप्टन थे बेंजामिन हैब्स, उनको मार दिया था। और ये जो ऑक्यूपेशन था रिबेलियंस का, ये ऑलमोस्ट 2 ईयर तक के लिए कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो कि 1857 की जो रिवॉल्ट थी उस समय चल रही थी। अब हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन सी मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, कहाँ पे उनकी क्या एक्टिविटी रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेख रमज़ान। इनके बारे में अभी हमने सागर रिवॉल्ट पढ़ते टाइम डिटेल में पढ़ा। ये इनकी लीडरशिप के अंडर जो कैवलरी थी सागर की, उन्होंने रिवॉल्ट करी थी। इसके बाद में शंकर शाह रानी दुर्गावती की फैमिली के थे, किंग थे ये, ग्रह मंडला वाले जो रीजन हैं वहाँ के। ये और इनके बेटों ने फाइट करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन ग्रह मंडल वाले रीजन, और देवर ब्लोन बाय द कैनन, इनको कैनन से उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो शंकर शाह, शेख रमज़ान इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके बाद में हम देखते हैं राजा ठाकुर प्रसाद। ये एक टीनेजर किंग थे राघवगढ़ के, और इनको बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। ये भी काफ़ी सारी रिबेलियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसके बाद में हम देखते हैं श्री बहादुर या देवी सिंह। इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया और बाद में इनको ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं सदत खान के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। ये महू कैंटोनमेंट से बिलोंग करते थे। रानी लक्ष्मीबाई इम्पॉर्टेंट फिगर है, बहुत अच्छे से हमको पता होता है। इनको तात्या तोपे और नाना साहेब ने हेल्प प्रोवाइड करी, और इन्होंने जो जनरल थे यूरो, उनके ऊपर अटैक करा था नियर कल्पी। उसके बाद में आते हैं सुरेंद्र राय जो थे, ये गवर्नर थे संबलपुर स्टेट, जो कि प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में आता है। ये ग्रेट वॉरियर थे जिन्होंने रिवॉल्ट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर टिल द लास्ट ब्रेथ, और ये कहाँ तक आए थे आर्मी लेकर? बुंदेलखंड तक। ही मार्च्ड अप टू बुंदेलखंड। इसके बाद में हम देखते हैं तात्या तोपे ने नाना साहिब की हेल्प से रिवॉल्ट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बाद में इनको शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को हैंग कर दिया गया था। भीम नायक जो थे, ये इम्पॉर्टेंट रेबेलियन थे जो कि रिवॉल्ट कर रहे थे इन द रीजन ऑफ मंडलेश्वर। झलकारी बाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इन्होंने असिस्टेंट प्रोवाइड करा था रानी लक्ष्मीबाई को ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, और इन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था और बिकम मार्टिर्ड। इसके अलावा तात्या भील थे, इनका जन्म हुआ था खरगोन में 1842 में, पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में, और बाद में इनको हैंग कर दिया गया था 1859 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1857 की जो रिवॉल्ट हुई उसके बाद में मध्य प्रदेश का क्या रूल रहा, किस तरीके की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, किस तरीके के सत्याग्रह, किस तरीके के नेशनल मूवमेंट्स मध्य प्रदेश में हुए, स्पेशली मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पेज है सिविल्स ट्यूब, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।